साथ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के जिला अध्यक्ष शमसुल आलम जी उपस्थित है। आइए हम उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। जी, विजन टाइम न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जी, आप कहाँ रहते हैं? आपके परिवार के बारे में और अपने बारे में अपना परिचय दीजिए। मैं अभी रांजनगांव में रहता हूँ। रांजनगांव के पहले मेरा लेबर कॉलोनी में एक घर है, अभी एक नया घर बनाए हैं। तुलसीपुर बख्तावर चाल में हमारा रेसिडेंस कॉलोनी बनी हुई है। तो अभी हम परिवार के साथ यहीं रहते हैं। रिसेंटली क्या मेरी बेबी हुई है, अभी 4 मंथ उसका लगने वाला है। तो वाइफ पुलिस डिपार्टमेंट में है, 1 स्टार। अभी मैटरनिटी लीव में घर पे ही है। पूरा परिवार हम साथ में रहते हैं। जी, आपके परिवार में जो है और भी सदस्य है, बाकी सदस्य क्या करते हैं? मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, अभी आरएएस में हैं, डीएम के पद में है। और मेरा छोटा भाई ड्यूटी डॉक्टर है यहीं पे, एक्चुअली उनका गांधी नर्सिंग होम में। और सिस्टर पढ़ाई कर रही है। माता जी हाउसवाइफ है। जी, जो बाकी युवा जो है पढ़ाई के बाद जो है कई लोग जो है नौकरी को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, लेकिन आपने जो है राजनीति में कदम रखा। जी, क्या सोच के आपने राजनीति में कदम रखा? मैं शुरू से जब स्कूल पढ़ रहा था, सबसे पहले तो मेरी जो पढ़ाई शुरू हुई, मैं शुरू से मतलब एक ऐसा पढ़ाई में ज़्यादा टैलेंटेड था। तो बाकियों से तो मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ वेस्लियन इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया। आप जानती होंगे, हमारा राजनांदगांव का फेमस स्कूल है। उस समय राजनांदगांव में गिन के 3-4 फेमस स्कूल हुआ करते थे। वेस्लियन इंग्लिश मीडियम, वाइडनियर और आपका युगांतर, जो कि जहाँ पे बहुत बड़े घर के लोग पढ़ते थे। वैसे हम मध्यम परिवार से आते हैं। तो कैसे जैसे करके मेरे फादर ने मुझे वहाँ पे वैसे स्कूल में पढ़ाने की शुरुआत की। पर जस्ट जब मैं KG 2 और क्लास 1 क्लास 2 पढ़ा, और तब मेरा भाई भी बड़ा हो गया। अब दोनों को पढ़ाना था, फादर की इनकम उतनी थी नहीं। तो फिर फादर ने मुझसे पूछा कि बेटा, मैं सोच रहा था कि मैं हिंदी मीडियम में ले आऊँ करके। तो मैंने फादर से अपने कहा कि आप मुझे जिस स्कूल में भी डालिए, मतलब एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को जब आप हिंदी मीडियम में लेकर के जाते हैं तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आगे। जी, जैसा कि आपने कहा था कि आपके पिताजी जो है पहले जो है जॉब में थे, तो आपने कहा, आप बोल रहे हो कि मतलब स्थिति ऐसी नहीं की थी कि हम वहाँ पढ़ सके। जी, स्थिति ऐसी नहीं थी, पर क्या होता है कि हर एक पिता अपने बच्चे को, जब उसका बच्चा टैलेंटेड है तो एक अच्छी शिक्षा देना चाहता है। और जब हम जैसे लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग, उस समय इंग्लिश मीडियम में पढ़ना ही अपने आप में बड़ी बात होती थी। तो हमारे अंदर टैलेंट था, हम जहाँ पढ़ते थे वहाँ हमारा रिजल्ट अच्छा होता। हमारे फादर ने पढ़ाया। पर जब छोटा भाई बड़ा हो गया, उसको भी पढ़ना था, तो फादर की उतनी इनकम नहीं हो पाती थी। तब मुझे मेरे फादर ने वहाँ से ना, मैंने अपना एडमिशन ठाकुर प्यारेलाल स्कूल, सीधा सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया था। जी, आप अचानक से मतलब इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में थे और उससे प्राइवेट स्कूल से डायरेक्ट आप सरकारी स्कूल में गए। आपको इसमें मतलब कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये ठीक है? देखिए, एक स्टूडेंट के लिए, चूँकि मैं एक स्टूडेंट रहा हूँ पेशे से, मतलब मेरे पास डिग्री है सिविल इंजीनियर की, तो इस हिसाब से मेरा जो एक एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक अच्छे स्टूडेंट के लिए बुक ज़रूरी है, स्कूल ज़रूरी नहीं। क्योंकि जो वहाँ पे VIP चेयर में बैठ के पढ़ाई करता है, AC में रह के पढ़ाई हो जाती है, बड़े घर से कार मोटर गाड़ी में आता है, तो साइकिल में जाने वाला बच्चा भी उन चीज़ों को अचीव कर सकता है। क्योंकि भगवान और ऊपर वाले ने सबको दिमाग एक समान दिया है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि उसको आप कैसे यूज़ करते हैं। जनता जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जो है अपने विधानसभा में अपने प्रत्याशी घोषित किए थे, लेकिन किसी कारणवश जो है आपका जो फॉर्म है वो हो गया। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मतलब जब विधानसभा चुनाव अभी हुआ, इसके पहले हमारे आदरणीय नेता जी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय अजीत जोगी जी का जब निधन हो गया था, आकस्मिक निधन हुआ था, तब उनके सीट पे उनके पुत्र चुनाव लड़ने वाले थे। और मैं उन चुनाव में गया हुआ था, उपचुनाव था। और वहाँ पे सरकार ने मिलके उन्हें जाति विवाद में फंसा के उनके नामांकन को निरस्त करवा दिया। मतलब वो अपना फॉर्म नहीं भर पाए। तो बस उस समय एक चीज़ें हुई थी। एज इट इज़ इस समय मैंने अपने फॉर्म को कंप्लीट किया था। हाँ, त्रुटि
कुछ मेरे प्रस्तावक से भी रह गई थी, पर एक प्रावधान है कि तो चेक करता है अधिकारी तुरंत। अचानक हम लोग अंदर प्रवेश किए और मैं समय से पहले ही चले गया था, 3 बजे वहाँ का लास्ट समय था। मैं आधी पौन घंटे पहले समझ गया, उसका वीडियो प्रूफ भी मैंने निकलवाया है, मेरे पास मौजूद है। चूँकि वहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो राजनांदगांव के एसडीएम श्री अरुण वर्मा सर थे, जिनका मैं सम्मान भी करता हूँ, बहुत अच्छे अधिकारी हैं। तो मुझे विश्वास भी था कि इनके रहते तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड ऑफिसर अकॉर्डिंग टू मी। तो मैंने वेट किया, वो अचानक खड़े हुए और उन्होंने 3 बजने के लिए 5 मिनट कम है, चलो सब अपना अपना फॉर्म जमा करो, जैसा भी इस तरीके का बोला, और जो भी ऊपर नीचे 19-20 होगा कम ज़्यादा उसको अपन सही करवा लेंगे, ये सर ने बोला। तो मैं ये सोचा कि हो सकता है मेरा वकील गलती कर दे, हो सकता है कोई नीचे चेक करने वाला गलती कर दे, पर जब अधिकारी, इट्स कॉल्ड एट अ टाइम रिटर्निंग ऑफिसर, जब खुद चेक कर रहा है, वो चेक करेगा तो कभी गलती नहीं हो सकती। तो मैंने उनके ऊपर भरोसा करके अपने फॉर्म को जमा कर दिया। उसके कुछ देर बाद, आधी पौन घंटे बाद, जब एक एक करके सबको बुलाया गया, मेरा नंबर आया, मैं भी गया। उन्होंने मेरा फॉर्म चेक किया, मेरे फॉर्म में बकायदा उनकी चेकिंग की साइन है, लेकिन वो लास्ट वाले पॉइंट को, फर्स्ट पेज के लास्ट पॉइंट को जहाँ पे सिग्नेचर नहीं था उसको छोड़ दिया। लेकिन आगे बढ़ गए, मैंने फिर से पूछा, सर मेरा ये प्रथम बार है, इतनी छोटी सी उम्र में मुझे मेरी पार्टी ने इस लायक समझा और जनता का प्यार और रुझान देख के मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, इतने कम समय में विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया हूँ। तो सर मैं चाहता हूँ कि मेरा हर चीज़ अच्छे से हो, कि मैं नहीं समझूँ तुम्हारा सब ठीक है, बैंक डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी लिया, अकाउंट खोला, मैंने सब चीज़ें बताया, सब ओके था। उसके बाद मुझे शपथ दिलाई गई, मुझे चेक करके। उसके बाद दूसरे दिन स्क्रूटनी होता है, स्क्रूटनी में मैं एकदम वेरी कॉन्फिडेंस हो गया, पूरे लोग आए और जनता एकदम खुश थी कि एक बाहरी प्रत्याशी थे कांग्रेस के गिरीश देवांगन जी, और रमन सिंह भी कहीं ना कहीं बाहरी प्रत्याशी हैं, हालांकि वो 15 साल यहाँ पे रहे। लेकिन जब उनका बीजेपी की सरकार 2018 विधानसभा में चुनाव में चली गई, तब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन उनका जो तरीका था, बिहेवियर था, रवैया था, वो जनता से एक मुख्यमंत्री जैसा ही था। वो यहाँ पे नहीं रहे, वो एक आम विधायक थे, उनको यहाँ रहना चाहिए था, उनको जनता के लिए इजी टू अवेलेबल रहना था, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल बहुत बड़ा होता है। उनकी सिक्योरिटी सिस्टम को देखते हुए लोग एक बार फट से नहीं मिल सकते, पर जब आप एक विधायक रह गए, आप मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, तो आपको जनता से मिलना था। तो जनता उनका वेट करती थी, वो आते थे यहाँ पे और जनता से मिले बिना, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिलके, अपने कार्यकर्ताओं से मिलके चले जाते थे। तो ये चीजों के बीच में जनता एक ऑप्शन ढूंढ रही थी और वो ऑप्शन मैं था। तो जनता सोच रही थी कि चल हम इसको देंगे। बहुत लोगों ने अपना दुख जताया, कई गरीब लोग रो पड़े, मेरे यहाँ जांग में सर रख के रोए हैं, कई लोग मुझे गले लगाए, बेटा तू ऐसा मत सोचना, हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे साथ गरीबों की दुआ है, उन लोग के साथ पैसा है, पार्टी है, बड़ी पार्टी के लोग हैं, बड़े पैसे वालों। मैंने सुना 25 से 30 करोड़ खर्चा किया कांग्रेस के प्रत्याशी ने, तब भी उन रिकॉर्डेड मतों से रमन सिंह जी जीत गए। और एक जो धार्मिक, धर्म में जाना नहीं चाहता, पर लोगों को एक जागरूक करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि आप जो भी पॉलिटिशियन चुने, मैं नहीं कोई भी हो, तो आप ये जरूर उसमें देखें कि वो जनता के लिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति के, बिना किसी भाषा के क्या कर रहा है। क्योंकि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो जनता के लिए और जनता द्वारा, इन 3 बातों पे आधारित है। तो यहाँ के नेता को भी उस तरीके का होना चाहिए। हाल ही में आपने देखा प्रधानमंत्री जी अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने के लिए गए, तो राष्ट्रपति जी उनके बाजू में खड़ी थी। ऐसा कभी होता है क्या? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड ऑफिसर। एंड राष्ट्रपति तो एक सर्वोच्च सम्मानित पद है, उनका सम्मान तो पूरा देश करता है। पर आप एक पीएम के, जब एक पीएम अपने जगह है, पर अभी वो एक प्रत्याशी और आप उनके नामांकन में जा रहे हैं, मतलब ये तो सीधा जताता है कि आप लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या कर रहे हैं। तो मेरा नामांकन निरस्त हो गया। स्क्रूटनी का एक नियम होता है कि स्क्रूटनी होने के पहले प्रत्याशी को सूचित किया जाता है कि आपसे गलती हो गई, आप आइए और सही कर लीजिए। पर मुझे किसी ने नहीं बताया, एक षड्यंत्र पूर्वक मेरे नामांकन को निरस्त कर दिया गया। तो निरस्त करने के बाद अपने लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए? देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव ये दोनों एक अलग अलग लेवल का चुनाव है। लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के 6 महीने बाद हुआ है, ठीक है, तो ये काफी लंबा पीरियड हो जाता है। पार्टी चुनाव लड़ी, मैं तो चुनाव लड़ नहीं पाया। मैं अपने परफॉर्मेंस के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता अभी। जब मैं रेस में मुझे उतरना ही नहीं दिया गया, तो कैसे बताऊं कि मैं 3rd आया, 1st आया, 2nd आया या मैं हार गया।
जो भी है, मुझे तो उतरना ही नहीं दिया। मुझसे तो मैं बोलूँ तो अधिकारियों की सेटिंग से और नेताओं मंत्रियों की सेटिंग से मेरा नामांकन को निरस्त कर दिया गया। और जो लोकसभा चुनाव, जो आपने का प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में ऐसा जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीच में थोड़ा हल्ला ये उड़ गया कि हमारे नेताजी ने मुलाकात की दिल्ली में, एक ऑफिशियल मुलाकात अमित शाह जी से हो गई, तो सरगर्मी तेज हो गई कि जोगी कांग्रेस का विलय भाजपा में होने वाला है। इस चलते असमंजस में फंस गए। हमारे पार्टी का जो रिजल्ट था वो उतना सही नहीं रहा। कहीं ना कहीं आज जो प्रत्याशी खड़े हुए थे उन लोग भी ईवीएम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, हमारे भी, कि कैसे नहीं मिला। मतलब ये कभी पॉसिबल है कि मेरे साथ 5,000 लोग मेरे कार्यकर्ता बन के घूम रहे हैं और मुझे 5,000 वोट भी नहीं मिला? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। तो लोकसभा चुनाव में पिछले बार भी हमारी पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, चूंकि इसका एक और मूल रीजन है, क्योंकि हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ियावाद पे आधारित थी। तो हम लोग पहले छत्तीसगढ़, उसके बाद छत्तीसगढ़ में हमारे अगर कैंडिडेट खड़े रहते, विधायक बन जाते, तो फिर इस बार अगर और अच्छा रिजल्ट होता तो हम लोग ऑब्वियसली लोकसभा के लिए भी जाते हैं। तो जैसे कि आपने सरगर्मियां तेज की बात की, तो अभी भी लोकसभा चुनाव जो है अभी छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ, जी। तो इसमें जो है अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सरगर्मियां तेज दिखाई दे रही है, तो आपको क्या लगता है कौन किस पे भारी नजर आ रहा है? अच्छा, ये दोनों चुनाव को देखते हुए, मतलब कांग्रेस और भाजपा में, देखिए अभी क्या है कि हमारा जो राजनांदगांव है, यहाँ पे बहुत समय से भाजपा का कब्जा रहा है। तो अपने राजनांदगांव से शुरुआत करूंगा। बाकी देश का माहौल क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है। राजनांदगांव में भाजपा को तो प्लस मिलता ही है, इस बार भी उनको प्लस मिलेगा। तीसरा, हम तो चुनाव में है ही नहीं, तो मेरे हिसाब से। लेकिन ये भी चाहूंगा मैं कि जनता को परिवर्तन भी करना चाहिए, क्योंकि आज विकास काम ठप पड़े हैं। हमारे जो सांसद है यहीं के, संतोष पांडे जी, उनको तो कई लोगों ने देखा नहीं आज तक। उनके लिए लापता करके कई बार हमने भी किया है, कांग्रेस वाले साथियों ने भी किया। तो एक्चुअल में वो लापता है। वो अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट अ गुड मैन फॉर द पोस्ट, कि वो उस पद के लायक होते हैं। अच्छे आदमी है, काम करते हैं, अच्छी है। ट्रेन रुकवाना, आपने ट्रेन रुकवा के बहुत बड़ा एहसान नहीं किया। ट्रेन बहुत लेट आ रही है आज भी, आप भी सफर करती होंगी ट्रेन में। ट्रेन लेट आ रही है, ट्रेन को रोक दिया जाता है सवारी गाड़ी यात्रियों को, और माल गाड़ी जिसके अंदर कोयला भरा हुआ है, अपने मित्र अडानी जी को खुश करने के लिए मालगाड़ी को पास करवाया जाता है, जिससे जनता को कितनी असुविधा हो रही है। इन चीजों का मुद्दे को कौन उठाएगा? ये केंद्र का मुद्दा है ना। केंद्र में हमारे द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि सांसद होता है, लोकसभा का प्रतिनिधि होता है। वो वहां पे जाके अगर इन चीजों को रखते हैं, और बड़ी बड़ी ऐसी समस्याएं थे। आज जब चुनाव आता है तो आप बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। और मैं कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल जी की भी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर एक चीज तो बोलूंगा कि उन्होंने, ये दोनों कैंडिडेट में भूपेश बघेल जी का कार्य इनसे तो सही है, मतलब ज्यादा किया है, लोगों के बीच में प्रसिद्ध हैं, इनसे ज्यादा छवि है। अब ये अपने संसदीय क्षेत्र में ही नहीं घूम पाए अच्छे से। आज लोग बोल रहे हैं, आप चुनाव के समय देखे होंगे, कई गांव के सामने में एक बैनर टांग दिया गया था कि संतोष पांडे प्रतिबंधित, मतलब संतोष पांडे और भाजपा वाले यहाँ भूल के ना है। तो हमें इस तरीके का इनके साथ हुआ। वैसे ही कांग्रेस में आपने देखा कि भूपेश बघेल जी स्टेज में बैठे थे, जो कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं। डिसीजन वो भी एकदम कठोरतम तरीके से लेते थे डिसीजन। तो ये चीजें भूपेश बघेल जी के अंदर थी, पर उनके का एक कार्यकर्ता उनके सामने खड़े होकर उनकी बुराई की कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं है, कि क्या जरूरत थी विधानसभा में, क्या हमारे पास कांग्रेस के पास नेता नहीं थे कि गिरीश देवांगन जी को उतने दूर से 170 किलोमीटर दूर से यहाँ लाया गया खरोरा से, और यहाँ पे भाजपा के ऐसे प्रत्याशी नहीं कि रमन सिंह को बार बार रिपीट कर रहे हैं, और किसी के ऊपर उनको भरोसा नहीं कि वो लोग जीत जाएंगे। वैसे ही कांग्रेस में भी हुआ। आप अभी जिस जगह में हम बैठे हैं, ये जगह में बैठे हैं, ये महापौर जी का वार्ड है जहां पे अपन बैठे हुए हैं। ये खुद दावेदार थी, प्लस आपका कुलबीर छाबड़ा जी थे। ऐसे जो जो वर्क करते हैं, किसी का पर्टिकुलर नाम तो नहीं लूंगा, तो लेकिन इनके अंदर क्या टैलेंट नहीं था ये जिंदगी भर। तो वही दर्द सुरेंद्र दाऊ नाम के एक व्यक्ति ने, जो एक नेता है, पिछले शायद जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहे हैं, उठाया, अपना दर्द बयान किया। उसमें नेता को सुनना चाहिए था, और सुनने के बजाय उनको अब निष्कासित किया। जो भी किया उनकी पर्सनल है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तो 50-50 है। राजनांदगांव प्रॉपर आप बात करोगे हमारे शहर में, तो भाजपा तो को मार्जिन मिलेगा।
जी, आप भी जो है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जो है प्रत्याशी थे विधानसभा चुनाव में, जी। तो युवाओं को लेके आप क्या सोचते थे? युवाओं को लेके तो मैं ये सोचता हूँ कि आज का जो युवा है उसको ये सरकार चाहे कांग्रेस भाजपा हो गुमराह कर दिया है। गुमराह कर दिया है इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए हम लोग पहले जब पढ़ाई करते थे और हमारे पिताश्री लोग भी पढ़े, उनके पिताश्री लोग भी पढ़े, हम लोग उनसे सुनते आए। हम लोग पहले यार स्कूल जाना है, प्राइमरी स्कूल पढ़ना है, फिर आपका मिडिल स्कूल पढ़ना है, फिर हाई स्कूल पढ़ना है, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ना है, फिर अब कॉलेज करना है और फिर नौकरियां करना है। पर आज का युवा स्कूल टाइम से ही बड़े होकर भटक जा रहे हैं। जो पैसे वाले घर के लोग हैं उन मतलब जो थोड़े रिच टाइप के, उनके यहाँ कैमरा, फोन वगैरह, कार सब दे दे रहे हैं। तो कई बार उन्हीं के घर के लोग, बच्चे लोग भी कुछ क्राइम में इन्वॉल्वमेंट मिलते हैं। और जो गरीब घर के लोग हैं वो तो उसकी तो मजबूरी हो गई है कि खाने के लिए नहीं है, घर चलाना है, एक एज के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। पर युवा एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चल रहा है जैसे चलना चाहिए उसको। नहीं तो सफलता जरूर मिलेगी। हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे भी लोग रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग भी रहे हैं। तो युवाओं का मन पूरा बिखर गया। और मैं किसी युवा को ये नहीं बोलूंगा कि आप सिर्फ एक नेता से जुड़े रहने के लिए या फिर आपको नेता नगरी का फायदा मिल रहा है इसलिए आप अपनी क्लास छोड़ छोड़ के रैलियों में आए और ये सब चीजें करें। लेकिन युवाओं के मन में आज आ गया है। आ जाओगे आप क्या काम करते हैं, ज्यादातर लोगों से पूछोगे तो या तो कोई प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है जिसमें किसी डिग्री की तो जरूरत होती नहीं है ना। और मोस्ट ऑफ द लोग कई फाइनेंस ऑफिस में भी काम कर रहे हैं लड़के लोग। वो एक अच्छा काम है, उनको एक घर को चलाने का साधन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है। और अधिकतर युवा को पूछोगे क्या करते, युवा नेता हूँ, युवा नेता। तो मेरा युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से संदेश है कि आप जो चीज भी करें, चाहे आप बिजनेस करें चाहे आप पढ़ाई करें, आप अपना पूरा दिमाग एकाग्रित करके उन चीजों को करें। चाहे आपने कुछ, कई लोग बिजनेस चूज कर लेते हैं तो आप बिजनेस करें, लेकिन बाकी चीजों से आपका ध्यान बिल्कुल उधर ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। आपको आपके परिवार को चलाना है, क्योंकि अगर आप खुद मजबूत होंगे, आपका परिवार मजबूत होगा, तो आपका कॉलोनी मजबूत होगा, आपका जिला मजबूत होगा और हमारा देश मजबूत। लेकिन फिर भी युवा कहते हैं कि जो भी सरकार आती है बस घोषणाएं करती है, जो युवाओं के लिए जो लाभ है उसको बस बोलते बस है लेकिन करते नहीं। तो आप क्या सोचते हैं, युवा का कहना सही है कि जो सरकार करती है वो सही है? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा इस जो आपका प्रश्न है इसके जवाब में, कि युवा कहते हैं, हम बोल रहे हैं। सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ में 16 लाख युवा बेरोजगार हैं। उनको अपनी रोजगार के अलावा सोचने के लिए कुछ और फुर्सत ही नहीं है। और 50% युवाओं को तो घोषणा पत्र को पढ़ते नहीं है। आपने सुन के मुझे बताया, बस वैसे एक दूसरे को बताया, उनको पता नहीं कि घोषणा पत्र क्या है। तो पहले वो डिटेल में पढ़े तो जानेंगे कब, जब पढ़े रहेंगे। और पढ़ने वाले युवा लोग अगर वो पढ़ते हैं, सरकार वादा नहीं निभारी आपकी, तो अगली बार आप उसको सबक सिखाइए ना भाई, बदलिए ना। अगर युवा को मतलब रहता है उनका काम नहीं हो रहा है, उनका काम रुक रहा है और इतने वो बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। ना कांग्रेस सरकार रोजगार दे पाई, ना भाजपा सरकार रोज पाई। मोदी जी ने कई करोड़ रोजगार का वादा किया था, भूपेश बघेल जी ने भी रोजगार का वादा किया था, पर धरातल पे क्या है, कुछ नहीं। बेरोजगारी भत्ता दूंगा कहा था, बेरोजगारी भत्ता मिला नहीं मिला। तो जो युवा नॉलेज रखेगा, जानेगा भाई, अब देखो बेरोजगारी भत्ता के लिए पहले सबको मिलेगा करके, अब बेरोजगारी भत्ता जब देने का, एक तो 4 साल दिया नहीं इन्होंने, 5वें साल जब बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरा है तो क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि अगर किसी के घर में सरकारी नौकरी है तो नहीं देंगे। मतलब क्या, सरकारी नौकरी का जो व्यक्ति करता है, तो मतलब एक चपरासी और एक प्यून जैसे छोटे पोस्ट का व्यक्ति, उसके बच्चे को वो क्या करोड़ों रुपए ला के दे देता होगा। उसका बच्चा बेरोजगार मतलब बेरोजगार नहीं है, उसके घर में भी दिक्कत उतनी ज्यादा है। क्या है, छोटे लोगों के घर में दिक्कत है बोल के सरकार दे रही है, बड़े लोगों के घर कमी नहीं है, मध्यम परिवार पिसता जा रहा है। मध्यम परिवार अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, मतलब शोबाजी, और नहीं करेंगे तो आप 4 लोग के बीच बैठ नहीं सकते, फिर आपके साथ कौन बैठेगा। तो युवाओं को पहले जागरूक होने की जरूरत है, और उसके बाद आपको लग रहा है तो आप फिर सही है, और फिर आप बदलिए उसको। फिर सरकार तो आप वही रिपीट कर देते हैं
भाजपा को 15 साल देखा, उसकी नाकामियों के कारण उसको रिहा किया। जैसे अभी मैं कल ही मैंने प्रदर्शन किया है, उसमें भाजपा ने अपने 15 साल मतलब 18 विधानसभा चुनाव के कुछ समय पहले दारू भट्टियों का, शराब दुकानों का सरकारीकरण मतलब शासकीकरण कर दिया था। और उसके बाद कांग्रेस ने उसका विरोध किया कि हम शराबबंदी करेंगे, सत्ता में आ गए तो कांग्रेस सरकार ने कई हजार करोड़ का घोटाला कर दिया। आज फिर भाजपा ने उसका विरोध करके वो सत्ता में आए, और इनकी महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के पुराने वीडियोस आपके पास तो होंगे चैनल में, आप खुद देख लीजिएगा किस तरीके से प्रदर्शन करते थे बंद करवाने के लिए। पर जब खुद सत्ता में आए तो अभी आचार संहिता खत्म भी नहीं हुआ है लोकसभा चुनाव का, और अब आहता का शासकीकरण कर रहे हैं। आहता समझते हैं आप? चकना सेंटर बोलते हैं जिसको, भट्टी के आजू बाजू जो दुकानें लगी रहती है उसका तक सरकारीकरण इन्होंने कर दिया। तो इनकी नियत कभी शराबबंदी की है ही नहीं। तो जो है नहीं उससे रोजगार मिल रहा, जो भी आपका XYZ पर्सनल फैक्टर होगा बैकग्राउंड में, जो भी आपके वित्त मंत्री या जो भी डिसाइड करते होंगे कि हमारा एक आर्थिक स्थिति में फर्क पड़, लेकिन जब आप नहीं करना चाहते तो जनता से झूठा वादा क्यों कर रहे हो कि हम बंद करेंगे? जी, आप भी प्रत्याशी थे तो आपको भी बोले होंगे जो आम जनता है शराबबंदी को लेकर, तो आप क्या बोलते थे? शराबबंदी को लेकर के मैंने तो अधिकतम महिलाओं के साथ ही अपना प्रदर्शन, जो मेरे बड़े बड़े प्रदर्शन रहे हैं वो महिलाओं के साथ ही हुए हैं। जैसे अभी पिछले मतलब चुनाव के पहले यहाँ पे एक इमाम चौक में मेरी गिरफ्तारी हुई थी, फिर सफाई कर्मचारी पूरी दीदी, सफाई दीदी जो रहती हैं उनके साथ। और कल ही मैंने किया प्रश्न, उसका वीडियो मेरे पास मौजूद है, आपको दे दूंगा। मैंने तो एक लाइन में कहा था कि शराबबंदी पूर्णता होगी, एक एक शराब दुकानों में हमारी अगर सरकार बन जाती तो उस स्थिति में जहां जहां शराब दुकान है उसमें शराब की दुकानें बंद होगी और उसी जगह में हम दूध की दुकान खोलेंगे। और गुजरात में जैसे आप अमूल दूध जानती हैं, अमूल दूध का पैकेट आता है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस सेल आउट है। तो हमारे नेताजी ने ये घोषणा पत्र जारी किया था कि जितनी शराब दुकान है वहां हम दूध की दुकान खोलेंगे, और उस दूध की दुकान में सिर्फ पुरुष वर्ग या युवा वर्ग को रोजगार नहीं मिलेगा, महिला वर्ग भी वहां पे वर्ग कार्य करेगी, और उस दूध के उत्पादन को हम बढ़ा के अपने छत्तीसगढ़ का राजस्व और बढ़ाएंगे। तो शराबबंदी तो ऐसे ही, जब हम दूध की दुकान खोल दी शराब बंद हो गई। लेकिन जो शराब पीने वाले हैं वो बोलते हैं कि शराब तो अब महिलाएं ज्यादा उसका सेवन कर रही है, तो आप क्या सोचते हैं इसके लिए, इसको लेकर? देखिए क्या होता है, एक आम लैंग्वेज में बोलूंगा कि एक तो रोजगार है नहीं, काम तो कर नहीं रहे हैं लोग, घर में जिसका पति या हस्बैंड पीता है या भाई पीता है उसके घर में दिक्कतों का सामना ऐसे करना पड़ता है कि बड़ों को देख के छोटे बिगड़ते हैं। अब पैसे वाला अगर कोई पी रहा है, उसकी आवक 50,000 रुपये महीना है, वो 10,000 रुपये दारू में उड़ा देता है, खर्च कर देता है मतलब, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको देखने के बाद 10,000 वाला भी व्यक्ति अगर सोचे कि मैं 10,000 की शराब पी लूं या 5,000 का भी पी लूं, तो उसके पास 5,000 बचा, उसमें घर नहीं चलता है। तो जो आप महिलाओं के ऊपर बोल रहे हैं, संस्कारदानी का इतना अभी तक स्थिति खराब नहीं हुई है कि महिलाएं आपको यहाँ पे शराब पीते हुए खुलेआम दिखे। अब 2, 4, 5 को मैं नहीं बोल सकता, 100, 1000 में 1-2 अगर मतलब गंदे हैं तो मैं वो गंदा महिलाओं को नहीं बोलूंगा। हमारी महिलाएं बहुत समझदार हैं और उनको भी धीरे धीरे समझ आता है, और जो कर रही है ना वो भी अब जैसे ही होंगी, उन लोग, उनके घर में एक्स्ट्रा इनकम होगी, इस टाइप के लोग। अब जो नीचे तबके के लोग कर रहे हैं, कोई दवा के रूप में भी यूज करता है, ऐसा नहीं है, वो दवा के रूप में भी कोई लोग यूज करते हैं। कई लोग का धार्मिक है, जैसे महाकालेश्वर में मैंने सुना है अपने दोस्तों से कि वहां पे शराब चढ़ाई जाती है, तो प्रसाद है। अब उसको तो मैं या आप भी नहीं बोल सकती कि वो गलत है, उनका प्रसाद है, उनका धार्मिक भावना को। लेकिन आप क्या सोचते हैं, ये जो प्रसाद के रूप में जो ये चढ़ाते हैं वो सही है? देखिए, चूंकि धर्म का मुद्दा एक ऐसा हो जाता है, अगर मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करूं तो मैं खुद नहीं चाहूंगा कि मेरे धार्मिक भावना के साथ कोई छेड़छाड़ करे। हो सकता है कोई अच्छा बोले लेकिन मुझे बुरा लग जाए, और मैं भी अच्छा बोलूं और किसी को बुरा लग जाए, तो इस टॉपिक में मैं नहीं बोलना ही ज्यादा बेहतर समझूंगा। और मैं बोलूंगा कि जिसकी जैसी स्वेच्छा है, वही उनको लगता है कि ऐसा चढ़ाना चाहिए, प्रथा चली आ रही है, वो सक्षम है, उनको करना चाहिए। जैसे कि शराब पर ही बात चल रही है, तो शराब तो बंद नहीं कर सकते कोई भी सरकार, लेकिन उसका जो है रेट बढ़ा दिया गया है।
तो इसको आप किस तरह से सोचते हैं, मतलब ये सही है रेट बढ़ाएंगे तो क्या पीने वाले छोड़ देंगे पीने? एक हफ्ते पहले जोगी कांग्रेस से ही मैंने एक अपनी टीम बनाई थी कार्यकर्ताओं की, जो जांच कर रही थी भट्टी जा जाके। एग्जैक्टली कल यही मुद्दा था मेरा। एक मुद्दा ये भी था कि जो शराब है, जैसे आप कोई भी सामान लेने जाती होंगे, उदाहरण के लिए जैसे अभी आपने कुर्ती पहनी आपकी, इसको लेने जाएंगी, इसमें एमआरपी लिखा रहता है। ये समझती हैं आप एमआरपी? तो एमआरपी से ज्यादा रेट में बेचना अलाउड नहीं है ना? अगर एमआरपी से आप 50 पैसा भी ऊपर बेच रही हैं तो वो आपका 50 पैसा वो भ्रष्टाचार में आएगा। तो हमारी टीम गई, वीडियो है मेरे पास, अवेलेबल करवा दूंगा आपके चैनल में चलाएंगी तो, और मैंने दिया भी अभी सब चैनल वालों को। तो वहां पे जितनी एमआरपी लिखी हुई थी उससे 20-30 रुपए ऊपर मैं बेच रहा था। तो मेरे मतलब कार्यकर्ता ने उससे पूछा कि 20 रुपए ऊपर क्यों? तो उसने बोला कि नया रेट आया है। तो नया रेट आया तो एमआरपी में भी नया रेट होना चाहिए, तब तक क्या बंद कर दो। ये बहुत बड़ा स्कैम है। आप नहीं समझ पाएंगे कि एक छोटे से पौवा और क्वार्टर के पीछे 20 रुपए जो बचता है ना, ऐसे कितने हजार छत्तीसगढ़ में पूरे बिक रहे हैं। और ये 20-20 रुपए को जब आप काउंट करेंगे जो बच रहा है, तो ये करोड़ों में इससे कम नहीं होगा। और एक एक अधिकारी, और हर अधिकारी को गलत भी नहीं बोल सकता, पर जो इसमें जुड़े हैं सब मोटी रकम कमा रहे हैं। और किसी ने रिसोर्ट बना लिया है, किसी ने कुछ बना लिया है, लेकिन वो यही जो 10-20 रुपए है ना भ्रष्टाचार, वो इसी को भ्रष्टाचार करता है। और इसी भ्रष्टाचार के ऊपर ही मैं मुख्यमंत्री जी से मांग की, वो तो अभी खुद आबकारी मंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे, आपको जानकारी है, मुख्यमंत्री जी ही आबकारी मंत्री हैं। तो ये 20-20 रुपए आखिर जो ऊपर ले रहे हैं लोग, ये किसके जेब में जा रहा है? तो मेरा कहना ये है कि जो शराब की आप ब्रांड बढ़ा दो, दाम बढ़ा दो, आपने लत लगा दी है। नशा किसको बोलते हैं? नशा मतलब क्या होता है? नशा मतलब ऐसी चीज जिसकी लत लग जाए। वो एक पिक्चर में डायलॉग है ना, जब किसी चीज की लत लग जाए तो वो लत आदमी की पहचान बन जाती है। तो बस वही है, आप 20 बढ़ाओ, 10 बढ़ाओ, 30 बढ़ाओ, नहीं लेंगे। इन लोग को पीना है वो तो पियेंगे ही, वो लोग नहीं कर सकते। आपको बंद करना पड़ेगा, आपको स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं, जहां जहां शराबबंदी हुई, जो दुआई देते हैं कि यहाँ शराबबंदी हो गई, स्टेट में शराब बंद है, वहां पे 2 नंबर में ज्यादा शराब बिक रही है, टेबल के नीचे वाला जिसको अपन बोल सकते हैं। जैसे कि हम चुनाव की ही बात कर रहे हैं, तो अभी वर्तमान में जो है लोकसभा चुनाव में मोदी ने जो है 400 पार की बात की है, तो आपको क्या लगता है? मोदी जी 400 पार की बात कर सकते हैं। अब वो देखिए, अब इच्छा तो हर किसी की होती है। मैं भी चाहता हूं कि मैं कुछ अचीवमेंट, सबकी होती है, खुशी होती है। वो भी इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तो उनको भी बिल्कुल अपनी भावनाओं को रखने का पूर्ण अधिकार है, वो रख सकते हैं। पर मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे तो नहीं लगता कि 400 पार होगा। क्योंकि क्या है कि पहले एकदम मोदी मोदी वाला एक क्रेज चला था। मोदी जी ने भी अच्छे काम किए, मैं ये नहीं बोलूँगा उन्होंने हर काम गलत किया है, पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उनकी वजह से, जैसे एक धार्मिक सद्भावना, लोग एक दूसरे को आज किस तरीके से देख रहे हैं। हर कोई वैसा हो, हमारे राजनांदगांव में वो माहौल नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी राजनांदगांव की जनता से, लेकिन वो माहौल कभी आए भी ना, मैं ऐसी दुआ करता हूँ। तो मोदी जी को इस तरफ भी थोड़ा सोचना चाहिए। और एक चीज़ों को गलत बोलूँगा, जैसे किसी के घर में कोई अपराध कर दे रहा है। अभी एक देखिए, एक विधायक बीरनपुर हत्याकांड हुआ था, अभी बीरनपुर हत्याकांड आप जानती हैं, बीरनपुर में भी हत्याकांड हुआ था पिछले सरकार में, जिसमें एक साहू, ईश्वर साहू करके, उनके पुत्र का मतलब मर्डर हो गया था शायद। तो बात उठी, मुद्दे बने, और वो एक बहुत गरीब घर के थे। उनके घर में मतलब घर का फोटो वीडियो जो न्यूज़ से मुझे मिला है जानकारी, वो बता रहा हूँ। उसके बाद उनको बीजेपी ने टिकट दिया और वो जीते। तो बिल्कुल जनता ने इंसाफ कर दिया, सबका कहना है। तो आज वो अपने पुराने घर को छोड़ के एक अच्छे खासे अपने घर में सेट हो गए हैं, वो जगह को छोड़ के। लेकिन जो द्वितीय पक्ष था उसके मर्डर के, जब ये माहौल बना, कुछ दिन बाद एक मुस्लिम समाज के भी 2 लोगों का मर्डर हुआ अननोन तरीके से। उसकी कोई जांच नहीं, अभी सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन उस परिवार के लिए कोई जांच नहीं। ऐसा क्यों?
ये मोदी जी के राज में क्यों हो रहा है? सब यहाँ पे समानता की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास है, तो कहाँ गया सबका साथ सबका विकास? जब सबका साथ सबका विकास आप लेकर के खुद बोलते हैं और नहीं चल रहे हैं, तो सबको आपके ऊपर कैसे विश्वास होगा? तो मोदी जी को ये चीज़ों को भी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश का हर नागरिक पहले भारतीय है, बाद में हिंदू या मुसलमान और पंजाबी, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जो भी है। तो मोदी जी को इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। वो परिवार बड़ा है, एक परिवार के लोगों के ऊपर आपने आशीर्वाद दे दिया, वो विधायक बन गए, उनके परिवार के लोग पल गए, आगे बढ़ गए। लेकिन एक परिवार के घर के 2 लोगों का मर्डर हो गया, उनका आपने कोई जांच नहीं करवाया, उनको आपने कुछ नहीं दिया। ये तो भेदभाव है ना। और ये भेदभाव किसी भी नेता और मंत्री द्वारा क्या, किसी अधिकारी द्वारा भी क्या, हमारे द्वारा भी नहीं किया जाना चाहिए। अभी जो है योजना भी चलाई जा रही है, भाजपा ने जो है कांग्रेस की सरकार ने महालक्ष्मी योजना निकाली है और महातारी वंदन योजना जो है भाजपा की सरकार ने निकाली है। तो आपको क्या लगता है कौन सी योजना जो है सफल नजर आ रही है? कांग्रेस ने घोषणा की है, बीजेपी की जो योजना आई है वो धरातल पे जा चुकी है। पर इसका मैं भी आते आते इस बारे में सोच रहा था, इसलिए मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। जब यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो जयस्तंभ चौक है, वहाँ पे कई महिलाएं, मतलब बुजुर्ग महिलाएं खड़ी होती हैं और उन लोगों को 300 रुपये रोजी में अपना काम करती हैं, रोजी मजदूरी। अब क्या हुआ कि वो मैंने देखा, मेरे घर का खुद कार्य चल रहा था, तो इतनी एजेड, मतलब जो चल नहीं सकते लेकिन काम करना है, घर चलना है, बल्कि 300 रुपये का टेंशन, वो दिन भर में मेरे को 300 रुपये कैसे भी मिलना चाहिए। आज उनको आप 1000 रुपये दे रहे हैं। इनकी योजना भी एक तरीके से फेल ही है। वजह यही क्योंकि हर किसी के खाते में तो पहुंचा नहीं, ठीक है। और मेरे घर भी आया था, मुझे भी ऑफर हुआ था, मैंने नहीं भरा फॉर्म। क्यों? मेरी वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट है, मैं क्यों भरूंगा फॉर्म? तो मैंने फॉर्म नहीं भरा। पर कई लोगों ने फॉर्म भरा है, तो जिसके घर में व्यवस्थाएं हैं उनको भी मिला है, लेकिन कई ऐसे लोगों को नहीं मिला इसका लाभ जिनको वास्तविकता में उसकी आवश्यकता है। और देखो, आप घर बिठाए 1000 रुपए दे दिए। जो आपने पहले मुझसे प्रश्न पूछा, कई महिलाएं पी रही हैं, तो पहले मेहनत करने जाती थी तो वो पैसे का मोल रहता था, घर में खिलाना ही है वो। अब वो 1000 रुपये फुकट में आ रहा है। अब अगर यार मैं 300 रुपये के लिए दिन भर रोजी मजदूरी करने जाऊंगी और घर बैठे मुझे 1000 रुपये मिल रहा है, तो मोदी जी आप 1000 रुपये देने के बजाय उनको रोजगार दो, ताकि वो 1000 तक सीमित ना रह के 5000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक पहुंचने की सोचें। आप 1000 दे रहे हैं, मैं उसको गलत नहीं बोलता, स्वागत है, पर आप 1000 दे रहे हैं, इससे आप लोगों को कमजोर बना रहे हैं। हमारे को मजबूती चाहिए। और आपकी योजना अभी लोकसभा चुनाव के बाद कब तक टिकी रहती है वो तो दिखेगी। और जिस समय इन्होंने डेट दिया था उस डेट में डाला भी नहीं था ना। अब नई डेट आ गई है, नई डेट आ गई है, ऐसे करके। जैसे बेरोजगारी भत्ता में कांग्रेस, और कांग्रेस जो अभी महालक्ष्मी योजना की बात कर रही है, तो जब ये सत्ता में आई, जब ये सत्ता में आ गई थी, तब आप लोग सो रहे थे क्या? जब आप सत्ता में थे तो। आज आप विपक्ष में हो, लाख रुपए देने की बात करते हो, क्या धरातल पे क्या है आपका? मैं आपको एक चीज शराब से रिलेटेड बता दूं कि पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने युवाओं को रुझाने के लिए, भाजपा के साथ जोड़े रखने के लिए आता और चकना सेंटर का लालच दिया। और जब कांग्रेस सरकार बनी तो गली मोहल्ले में कांग्रेस के, मतलब युवा कांग्रेस के पदाधिकारी लोग शराब बेचते हुए पकड़ाए हैं। तो क्या है ये? और तीसरी आखिरी बात, देखो, राजनीति मतलब जनता की सेवा, पर ये जनता की सेवा छोड़ के पहले पार्टी की सेवा करते हैं। इसीलिए मैं थर्ड ऑप्शन में, मेरी पार्टी रहे, जोगी जी का नाम हमेशा रहे, जोगी जी पार्टी हमेशा सलामत रहे, मैं ये चाहता हूँ आगे तक रहे। और अगर उसके बाद भी अगर नहीं भी रहेंगे तो भी मैं जनता की सेवा निरंतर करते रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए पहले जनता है, फिर पार्टी। आप क्या सोचते हैं, अगर चुनाव लड़ना है तो क्या घूस खाना जरूरी है, लोगों को घूस देना जरूरी है, लोगों को झूठी वादे करना जरूरी है? पहली बात तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि घूस की तो जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन अभी जो जनता है, आपके चैनल के माध्यम से जनता को ही मैसेज देना चाहूंगा कि आप जागरूक हो जाइए। वो रात को मिलने वाला शराब का क्वार्टर और कुछ 1000, 2000, 3000 पैसे
और किसी को बिछिया बिछिया, ये सब जो लुभावने वादे हैं ये जीवन भर आपके काम नहीं आएंगे। आज आपकी एज भी जो भी होगी, वैसे तो लड़कियों की एज नहीं पूछते, सॉरी, तो आपकी एज जो भी होगी, आज कल आप अपना भविष्य देखती होंगी, आप बढ़ेंगी, आपको रोजगार की आवश्यकता आपको होगी, मुझे है, ऐसे हमारे जैसे सभी युवाओं को भी है। तो रोजगार के बारे में सोचें, ऐसी सरकार और ऐसा नेता चुनें जो आपको रोजगार दे, ताकि आगे आप जब कुछ समय बाद, अभी आदमी खाली घूम रहा है कोई मतलब नहीं, कल जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी ना, तब आपको एहसास होता है कि हमने क्या छोड़ दिया। वो 3,000 रुपये 3 दिन से ज्यादा नहीं टिकेंगे, वो मुर्गा चिकन दारू ये सब चीजें नहीं चलेंगी। घूस घूस के ऊपर जनता ना जाए, ये आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूंगा। जनता और समझदार भी है, और समझदार नहीं है तो समझदार हो जाए, क्योंकि भविष्य बहुत महंगा है। आपको पानी बॉटल भी खरीदने के लिए कुछ समय बाद सोचना पड़ेगा, ये सत्य है, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है। हम लोग 30-35 रुपए पेट्रोल से लीटर देखना शुरू किए थे, आज 101 हुआ है। 103 था, अभी 101 हो गया है, लोकसभा चुनाव है, 101 हो गया है, फिर 105 भी हो जाएगा कवर करने के लिए। विकसित भारत मोदी जी जो है 2047 तक जो है विकसित भारत हो जाएगा, ऐसा मतलब पूरा चल रहा है पूरा देश में, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं तो, आपने 2047 तक लोगों से वादा कर दिया, सपने दिखा दिए फिर एक, तो आप मुझे ये बताइए, मतलब आप ये जनता को बता रहे हैं कि 2047 तक आप मुझे ही प्रधानमंत्री चुनिए, तब मैं विकसित भारत बनेगा। इतना समय क्यों लग रहा है भाई? हर देश देखो, कुछ देश डेवलप्ड है और कुछ देश होते हैं डेवलपिंग। हम लोग डेवलपिंग में, हमारा राष्ट्र बढ़ रहा है अभी उस ओर। तो आप 47 तक के एक मापदंड क्यों दे रहे हैं भैया? आपसे समय कौन मांग रहा है? क्यों? आप ही बने रहना चाहते हैं क्या? 47 तक मतलब जनता आपको ही बना के रखे, आप इन शॉर्ट इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं। समझदार समझ जाएगा, मतलब 2047 तक अगर आप मुझे बनाए रखेंगे तो मैं आपको डेवलप्ड भारत बना दूंगा, मतलब बढ़ रहा है तरक्की की तरफ जो बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है, मतलब 2037 तक की बात करें तो जनता इसमें साथ दे रही है कि बस मोदी? 47 तक, हाँ 47 तक। देखिए, जनता अब धीरे धीरे समझदार होते जा रही है। अब क्या है कि कई लोगों में देखो एडवांस टेक्नोलॉजी होती जा रही है। हम छोटे थे, हमारे हाथ में वो फोन जो 11th में आया था, एक वो नोकिया का फोन आता था, 1600 सेट बोलते थे जिसको, और भी उस समय के फोन है। और आज जब बच्चा थोड़ा सा भी विकसित हो रहा है तो उसके हाथ में सीधा वो फोन है जो हमारे हाथ में आ जाए, मतलब है ये तो कॉमन बात है। तो आदमी को नॉलेज बहुत जल्दी हो जा रहा है इन चीजों का, आज नॉलेज बढ़ रहा है। तो मेरे को तो नहीं लगता कि 47 तक के जनता इनको रखेगी, मुझे तो नहीं लगता। अब जनता जागरूक हो गई है और धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं। जी, हम जो है चुनाव की बात में उलझ गए। आप जो है जो जनता जो छत्तीसगढ़ जोगी जो पार्टी है उसमें जुड़ने से पहले जो है आपने आपको किसी से मतलब ये प्रेरणा मिली थी? आप क्या सोच के मतलब राजनीति में कदम रखे? मेरा शुरू से एम था कि आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। तो अब क्या होता था कि कई बार मैं चूंकि सरकारी स्कूल में पढ़ता था, 2-4 बच्चे टॉपर हुआ करते थे या पढ़ने लिखने जो पढ़ाई में ध्यान देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक मैडम आई, मैडम मतलब बाहर से आई थी कुछ अलग क्लास के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने सबसे एम पूछा। सबसे पहले आप अगर स्टूडेंट हो आपका एक एम होना चाहिए। तो जैसे मेरा एक एम था, एम बोलते हैं, गोल बोलते हैं, तो सबने अपना अपना बताया। तो 2-4 लोगों ने मुझे कॉपी करके बोल दिया कि मेरा नंबर नहीं आया था, मेरा सुनते सुनते उन्होंने बोल दिया कि आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। उन्होंने पूछ दिया पलटा के कि हे यू स्टैंड अप, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAS? तो बहुत सारे लोगों को IAS का फुल फॉर्म ही नहीं पता है। मेरी बारी आई तो मेरा इंटरेस्ट था, मुझे IAS करना है। तो मुझे पता था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इज द फुल फॉर्म ऑफ IAS, तो मुझे करना था। तो ऐसी जानकारी भी नहीं होनी चाहिए, तो मेरे को फुल्ली इंटरेस्ट था कि मुझे करना है।
कि मेरे माइंड में बचपन से ये था कि जिले का राजा तो कलेक्टर होता है। पहले राजा होते थे, अब अधिकारी होते हैं, तो अधिकारियों का राजा कलेक्टर होता है। उसके लिए बहुत मेहनत, मेरा एक सोच था। अब क्या हुआ, मैं पढ़ते गया पढ़ते गया पढ़ते गया पढ़ते गया। उसके बाद जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मुझे इंजीनियरिंग फील्ड को चूज़ करना पड़ा, क्योंकि फादर भी चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं और दादाजी भी चाहते थे। मेरे दादाजी हाईली क्वालिफाइड थे और वो 5 लैंग्वेज जानते थे, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबी और फारसी। फारसी बहुत लोगों को नहीं आती है, दादाजी जानते, तो दादाजी पढ़ाते थे हम लोगों को। तो उन लोगों ने उनसे मिला तो इंटरेस्ट आया, क्या घर में वैसे लोग होते तो फिर अपना भी ऐसा इंटरेस्ट। तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, जब मैं अपने 5th सेमेस्टर में पहुंचा, तो मुझे बहुत बड़े हादसा का सामना करना पड़ा। एक दुर्घटना हो गई, ये फ्लाईओवर इमाम चौक के ऊपर हम लोग दो दोस्त मतलब बाइक आमने सामने टकरा गए थे, जो कि इतना भयावह एक्सीडेंट था कि मतलब हम लोग बच गए यही लोग सोचते हैं, जिसके चलते मेरा 7 से 8 सर्जरी हो चुकी है अभी तक। और मेरी सर्जरी, हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, तो अचानक से 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा आया। तो सब सोच में पड़ गए थे कैसे होगा। तो भगवान जानता है, ऊपर वाला जानता है, खुदा जानता है कि हम लोगों ने कैसे किया, मेरे फादर ने किस स्ट्रगल को झेला। तो हम लोगों ने किया, क्योंकि बाकी ऑपरेशन तो मेरे रामकृष्ण हॉस्पिटल में हो गए थे, रायपुर के बोन्स के, लेकिन नर्व की जो इंजरी हुई थी मुझे, आज भी मेरे हाथ में थोड़ी बहुत तो दिक्कत है, पहले पूरा एकदम परफेक्ट ठीक नहीं हुआ है। तो मुंबई में हम लोगों ने सर्जरी करवाई थी। जैसे तैसे हमारी सर्जरी हुई, काफ़ी कुछ सक्सेस तो हुआ, लेकिन जैसे ऊपर वाले ने, भगवान ने बनाया वैसा तो नहीं हो पाया। पर आज भी उसका इफेक्ट रहता है, मेरे हाथ में करंट के झटके आज भी कभी कभी आते हैं। तो उस स्थिति में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मुझे अपने एग्जाम को लिखने के लिए, चूंकि मैं राइट हैंडर था, एक राइटर की आवश्यकता हुई। उस समय मैंने देखा कि वास्तविकता में लोगों को जरूरत क्या चीज़ की है, सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। 1,000 रुपए का फॉर्म भरता था पेपर का, और उसके लिए मेरे 8 से 10,000 रुपए खर्च होते थे। तो एक मिडिल क्लास बंदे के लिए इतना एफर्ट करना बहुत मुश्किल है, पर पिता चाहते थे कि मैं करूं। जब मैं 5th सेमेस्टर में था, मेरे कई साथियों ने इंजीनियरिंग हार के छोड़ दिया कि हमसे नहीं होगी करके, पर मैं शुरू से एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हूँ। मेरे फादर से मुझे प्रेरणा मिली है, तो मैं चाहता था कि मैं ये करूँगा किसी भी हालत में। एक्सीडेंट होने के बावजूद भी मैं राइटर के साथ अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया। जब मैं अपना राइटर परमिशन लेके लिए यूनिवर्सिटी जाता था, तो उसके मतलब सिर्फ एक साइन के लिए मुझे 4-5 बार बुलाया जाता था। मैं यहाँ से वापस आता था, फिर जाता था, जबकि मैं एक पेशेंट था, फिर भी लोगों ने नहीं समझा। तब मेरे माइंड में एक काश मैं उस जगह होता कि इन चीज़ों को मैं सही कर सकूं, या इन चीज़ों का मैं विरोध कर सकूं। धीरे धीरे फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरे इंजीनियरिंग राइटर के साथ मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ। इसी बीच में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के पहले ही मैं राजनीति में आ चुका था। उस समय हम बैठे हुए थे, तो एक प्रेरणा मिली अजीत जोगी जी के बारे में। सुना करते थे हम कि जैसे कि हम लोग एक स्टूडेंट हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, इंटरेस्टेड हैं, उसके बाद हम पॉलिटिक्स में आए, तो उनकी राजनीति भी वैसे ही है। अजीत जोगी जी आईपीएस रहे, आईएएस रहे, इंजीनियरिंग के गोल्ड मेडलिस्ट रहे, टॉपर रहे, प्रोफेसर रहे। इतनी सारी उपलब्धियों के बाद उन्होंने राजनीति चूज की जनता की हक की लड़ाई के लिए। उनको डायरेक्टर राजीव गांधी जी ने बुलाया और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री तक बने। तो वो एक प्रेरणादायक व्यक्ति थे, और उन्होंने, अगर वो अलग पार्टी नहीं बनाते तो मैं राजनीति में नहीं आता। उन्होंने अलग पार्टी बनाई, एक लोगों को प्लेटफॉर्म दिया, वही एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म में मैं आज भी खड़ा हूँ। लोग जितने भी हैं वो अपनी पार्टी के नियमानुसार बंधे हुए हैं। जैसे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। अब एक बात बताइए, भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी तारीफ करूंगा कि जो भाजपा से जुड़ा हुआ एक उनका संघ है आरएसएस, तो उन लोग धर्म से जोड़ती हैं राजनीति को। तो हर घर का कम से कम एक व्यक्ति आरएसएस में है जिसका पूरा पूरा फायदा भाजपा को मिलता है। ये मैंने अपने कई कांग्रेसी साथियों को समझाया भी है वार्तालाप के द्वारा, कि भाजपा को प्रचार नहीं करना पड़ता, उनको सीधा ऊपर से मैसेज आता है। और घर का ही, जब हर घर में एक कार्यकर्ता है उनका, हालांकि बीजेपी का टैग नहीं लगा लेकिन आरएसएस का, तो उनको फिर और क्या चीजों की जरूरत है। तो हमारे
जो कांग्रेस मार खाती है इसलिए। अब राहुल गांधी जी अगर सपोज राजनांदगांव से भारत जोड़ो यात्रा लेके निकलते, अभी तो छत्तीसगढ़ में एक जगह से एक दो जगह से वो निकल गए, अब वो रायगढ़ तरफ से निकले हैं तो राजनांदगांव वाले लोग उनसे कैसे मुलाकात करेंगे? तो चीजें ये है, उनको कार्यकर्ता घर तक बनाने की जरूरत है और बॉन्डिंग है पूरे कार्यकर्ता, चमचागिरी कहते हैं इससे सीधा सीधा। वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, यहाँ से पूरे कार्यकर्ता अपनी गाड़ी तैयार किए निकल गए। अरे वहां जाने की क्या जरूरत है? आप लोकसभा चुनाव की तैयारी करते, आपको चुनाव लड़ना था, आप जनता से मिलते, जनता में क्या कमी है जब राहुल गांधी जी को बताते। यहाँ के भाजपा ने 15 साल उनके शासनकाल में आपका बीएनसी बिल बंद हो गया, उसको चालू करेंगे बोलता रहा। अब अपने किसी व्यापारी साथी को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा ने कभी चालू ही नहीं किया। और राहुल गांधी जी ने 18 विधानसभा चुनाव में आके यहाँ पे घोषणा की कि सबसे पहले मैं बीएनसी मिल चालू करवाऊंगा। रोजगार का शासन था, आज 5 साल उनके बीत गए, वो विपक्ष में आके फिर बैठ गए, लेकिन बीएनसी मिल के बारे में कोई बातें नहीं हुई। और भी ऐसी बहुत सारी बातें जो नहीं हुई। तो कांग्रेस का जो एजेंडा है ना, वो उन लोग इसलिए पीछे हो जा रहे हैं क्योंकि इससे क्या होगा भाई, आप डोर टू डोर जाइए, पूछिए। और इन लोग सब अपने पार्टी के मापदंडों से इनके कार्यकर्ता बंधे हुए हैं। क्या करते हैं इन लोग? जनता के बीच में जितना नहीं दिखते उससे ज्यादा आपको चौक चौराहे में स्वागत करते हुए दिखेंगे। नेता आ रहे हैं, आज ये नेता आ गया, कल प्रभारी मत। तो नेता को खुश करने के लिए लोग ये लोग जनता को खुश नहीं करना चाहते, इन लोग नेता को खुश अपने ग्रेड बढ़ाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। और मैं जिस पार्टी में हूं, मैं फ्री हैंड हूं, मुझे फुल छूट है। मुझे आज पता चलता है यहाँ दिक्कत है, मैं तुरंत कल मुद्दा उठा देता हूँ। राजनांदगांव जिला मेरे कार्यों से परिचित है। आप जो है जनता जोगी कांग्रेस से मतलब पार्टी में जुड़ने से पहले और भी पार्टी थे, तो उसमें नहीं जुड़े, इसमें जुड़े, क्या सोच के मतलब इसमें जुड़े? मैं वही तो आपको समझाया ना, हर पार्टी का एक सिस्टम है, आप उस सिस्टम से बाहर जाके किसी की हेल्प वर्क नहीं कर सकते। अभी मौका था, हमारे पार्टी के कई साथी इधर उधर हो गए, मतलब कोई भाजपा चले गए, ज्यादातर लोग भाजपा गए। कांग्रेस क्या होता है कि सत्ता का एक बल रहता है, सत्ता की तरफ लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। अवसरवादी लोग कहूंगा उन्हें, लोग नहीं अवसरवादी लोग कहूंगा। अवसर का फायदा उठाने के लिए भाजपा चले गए, कुछ लोग कांग्रेस चले गए, जिन्हें भाजपा समझ नहीं आती वो कांग्रेस चले गए। लेकिन मैं अपने जगह में अडिग हूँ। आज मेरे उन साथियों से बात होती है ना, हम किसी का पर्टिकुलर नाम बोलते हैं, हम लोग एक बॉन्डिंग में बंध गए। हमको बिना नेता के पूछे, यहाँ का जो अब नया नेता मिलेगा नई पार्टी में, नेता के पूछे हम कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकते। बस अब ये देख रहे हैं कि हम अपना बिजनेस बढ़ा लें और सोर्स बढ़ा लें। तो मतलब जो आप सोच के आए थे राजनीति में जनता की सेवा, वो अब नाम मात्र के लिए रह गया और आपका उद्देश्य कुछ और बन गया। इसलिए मैं इस पार्टी में हूँ और किसी और पार्टी में जाना भी नहीं चाहता। ऐसे एकदम अंतरिम स्थिति बनेगी कि अगर हमारे नेताजी कोई फैसला लेते हैं उसमें बैठ के बात होगी, अगर हमारी शर्तों के साथ हम जाएं कि हमको कोई रोक टोक ना हो। जनता के लिए जैसे हम बेबाक सवाल उठाते हैं, अधिकारियों से पूछते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जमीन में बैठते हैं, लेटते हैं, गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं, सब चीजें करने के लिए तैयार है। अगर वैसी छूट हमको आप दोगे तो हम आपकी पार्टी में आएंगे। और अगर सत्ता तरफ भी जाते हैं तो वहां भी यही बात होगी, अगर भलाई की बात होगी तो जनता के लोग। ऐसा नहीं कि महतारी वंदन योजना में जिसका नाम आया उसी को 1000 रुपए मिल रहा है तो उसकी बाजू वाली परेशान है, उसकी परेशानी को कोई देखेगा नहीं। ये वाली राजनीति तो हमसे नहीं हो पाएगी। जैसे कि आपने सोर्स की बात की, तो अभी जो है कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी काम करता है तो वो एक सोर्स को ही देख के काम करता है कि हाँ इसे मतलब हमारा एक माध्यम बन जाता है वो पैसा कमाने का। तो आप क्या सोचते हो, ये सही है? कोई भी अगर कोई कुछ कर रहा है तो बस पैसा कमाने के लिए ही काम करता है? देखिए राजनीति का उद्देश्य, देखिए एक होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब उनको भी जनता, हिंदी में बोलोगे तो जनता के नौकर ही आएगा, सर्वेंट मतलब नौकर होता है। और जो राजनीति में आते हैं उन लोग को बोलते हैं जनता की सेवक। तो राजनीति का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना है। अब उसके बाद किसी का और कुछ टारगेट हो जाता है पैसा कमाना, ये वो, तो ये ठीक नहीं है। हाँ कोई कमा लेता है उसके लिए भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो गलत है कि वो कमा नहीं रहा है। अगर वो नहीं कमाएगा, उसके पास चलने के लिए साधन नहीं है, तो वो जनता की सेवा कैसे करेगा? लेकिन सिर्फ कमाई की तरफ ध्यान देना, तो फिर आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, आपको दूसरा काम करना चाहिए। अभी जो है पूरे मतलब जो सरकारी काम है उसको प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया जाता है, ठेकेदारी में सौंप दिया जाता है। तो जैसे कि अभी हम ले ले कि टैक्स की बात को ले ले,
अभी जो टैक्स का जो चल रहा है, तो महापौर ने जो है उसको ठेकेदारी में दे दिया है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए क्या होता है, योजनाएं जो होती है ना, योजनाएं आती है, फिर सिस्टम बनता है, सिस्टम में फिर भाग डिवाइड होता है, उसके बाद उसके उसमें कर्मचारी अधिकारी मतलब वर्कर्स बैठाए जाते हैं, ठीक है। तो जहां जहां सिस्टम होगा वहां वहां भ्रष्टाचार होगा। और जो ये ठेके वाली बात है ना, बीच में एक बात उठी थी, मैं महापौर जी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन बीच में एक बात एक ठेकेदार ने उठाई थी कि 10% कमीशन हर काम का पहले महापौर जी के पास जमा करना पड़ता है। तो उन्होंने भी, कंपनी ने जमा किया होगा 10%, 20%, जैसे कि लोग बता रहे हैं, हो सकता है इसलिए काम दे दो। अगर उसी को महापौर चाहती तो इसके लिए भी मांग कर सकती थी, ये भी एक रोजगार का साधन हो सकता था। ऊपर केंद्र से, अपने राज्य सरकार से मांग कर सकती थी कि देखिए वैसे युवा लोग बेरोजगार हैं, एक रोजगार दे सकती थी, 10-10 हजार रुपए ही सैलरी देती, लेकिन एक रोजगार तो रहता। उनको संविदा बना के या दैनिक वेतन में इस तरीके से रख लेती। ये प्राइवेट देने की क्या जरूरत थी? अगर आप देती तो आपको एक तरीके से आपकी वाहवाही होती वो, कि आपने दिया, तो आपके कार्यकाल के 5 साल तक तो लोग काम किए। ये प्राइवेटाइजेशन कर देना ये गलत है। जी, आप अपने राजनीति जीवन में आदर्श किसको मानते हैं? मेरे राजनीतिक जीवन में आदर्श तो मेरे नेता आदरणीय अजीत जोगी जी, जो कि एक एजुकेशन के मतलब टॉपिस्ट फील्ड की एग्ज़ाम को इतने अच्छे तरीके से निकाले, ज़्यादा समय तक कलेक्टर भी रहे, और उसके बाद फिर राजनीति में जब आए तो उनकी राजनीति का लोहा, जो एक मजबूत नींव छत्तीसगढ़ की उन्होंने रखी, उसको देखते हुए तो पहले उनको मानता हूँ। और मतलब राजनीति में आने के बाद, और उनके अलावा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, ये सब मेरे राजनीतिक, प्लस एक्टर में शाहरुख खान है, उन्हें भी मैं बहुत पसंद करता हूँ। इट्स नॉट मतलब डिपेंडेंट ऑन लुक कि वो कितने अच्छे दिखते हैं, बल्कि उनका सफ़र कितना है और कैसे उन्होंने अचीव किया, उन्हें भी मैं बहुत मानता हूँ। आप अपने राजनीतिक और सबसे सबसे अंत और सबसे बड़ी बात, मेरे पिताजी, जिनसे मैंने सीखा खुददारी और ईमानदारी। जब आप राजनीतिक जीवन में जुड़े तो आपके पिताजी ने आपका साथ दिया? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मुझे अच्छा भी लगा आपने ये पूछा। हमारे परिवार का कोई भी मेंबर हमारा साथ नहीं दे सकता। वजह ये है क्योंकि सब गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। हमारे नेताजी भी कभी घर आ जाते हैं तो उनसे मुलाकात तक नहीं हुई। 4 बार हमारे नेताजी हमारे घर भी आ गए, पर हमारे पिताजी की उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। तो पिताजी इसके लिए एग्री नहीं थे, सहमत कभी भी नहीं थे, या कभी भी नहीं रहेंगे कि मैं राजनीति में रहूं या राजनीति में आऊं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मुझे इंजीनियरिंग करके आगे अपना जो मेरा पढ़ाई था वो चीज़ों को जारी रखना था। पर ऐसी सिचुएशन बनी तो परिवार से साथ वैसा नहीं मिला, लेकिन बाकी घर में और भी हैं। अब मेंटली तो कोई सामने से साथ देते नहीं है, लेकिन हौसला अफजाई तो सब कोई करे, हर कोई अपने बेटे की करता है, करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए तो देते हैं। पर ऐसा खुल के साथ कभी वो दे भी नहीं सकते, और वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको सरकार ये हक भी नहीं देती, और मैं चाहता भी नहीं ऐसा हो। राजनीतिक जीवन में जुड़ने से पहले जो है आप और क्या-क्या करते थे? पहले तो सिर्फ पढ़ाई टारगेट था, हॉबीज थी, ऐसे दोस्तों के साथ बैठे एक्सीडेंट के बाद कुछ गप्पे शप्पे हो जाते थे। काफ़ी समय तक तो मेरे कई सारे दोस्त लोग रैप करते थे। हम लोग का एक फेवरेट रैपर है जिसको देख के हमने रैप सीखा, बोहेमिया नाम का। बोहेमिया को बहुत सारे लोग अब जान रहे हैं, पर उस समय बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन मेरे फ्रेंड लोग जानते थे, उन्होंने मुझे उनके बारे में बताया था। तो उनके रैप्स कुछ करता था, मैंने अपने पार्टी के लिए भी कुछ रैप्स लिखे हैं, पर उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाया पहले आगे, क्योंकि कुछ 2-3 चुनिंदा रैपर हैं, बोहेमिया हैं, डीनू जेम्स हैं और रफ्तार, एमी, इस टाइप के 2-4 रैपर है जो मेरे बहुत अच्छे फेवरेट हैं। इनके कुछ लाइंस जो है, जब मैं कभी जाता हूँ अपनी स्पीच वगैरह देता हूँ तो मैं उनकी लाइंस भी बोलता हूँ। जी, आप एक आधा रैप भी सुना दीजिए। एक रैप है डिवाइन का, उसमें उसने नेताओं को टारगेट किए बोला है,
वो आपको 4 लाइन में सुना देता हूँ ऐसे ही। हाँ, बहुत बैठे चुपचाप के घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नीयत में दाग, सिर्फ पकड़ते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास, फिर गायब पूरे साल। हाँ मेरा भाई, ये तो नोटों की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को स्टार है ना, कितने बेकार क्यों ये आपस में झनकार है ना, बाकी पूरा देश डूबे इनकी नैया पार है ना, अच्छी विद्या चाहिए, अच्छा खासा माल देना, नल में पानी नहीं है, खड़े रह ले लाइन में ना, जमीन अपनी पर नोट दिखाकर साइन लेना, ड्रग्स लाए ये फिर ढकेल देंगे क्राइम में ना, अकेला इंसान फिर गाड़ी तेरी 4 क्यों, घर में 4 फिर रूम्स तेरे 8 क्यों, पैसों से नहीं बनते को 10 से हम खास क्यों, अपनी पीढ़ी का सोच वो कैसे लेंगे सांस क्यों। जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छा रैप सुनाया। आपको क्या-क्या और पसंद है अपने जीवन में? मेरे जीवन में, मुझे तो बताया ना आपको कि मेरे जीवन में एक, मैं ऐसी आम लाइफ नहीं जीना चाहता। लोग पैसा कमा लिए, आई एम, इट्स नॉट अ टारगेट कि मेरे को बहुत सारा पैसा कमाना है, एक कुछ और बनना है। आई वांट टू बिकम अ बिग गन, एक बड़ा आदमी। बिग गन इट नॉट मीन्स कि वो एक रिचेस्ट पर्सन, दोनों अलग अलग। मुझे एक बिग गन बनना है और उसके लिए ही मैं जूझ रहा हूँ। बिग गन इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि जब भी कोई मेरी जनता या कोई भी ऐसा पर्सन जो परेशानी में हो मेरे पास आए, तो उसके लिए मैं लड़ सकूं और हर चीज़ों को अच्छे से निभा सकूं। मेरा कोई टारगेट ऐसा पैसा ही कमाना या इसलिए नहीं है, और मैं हमेशा ग्लैमरस में रहना चाहता हूँ। क्या-क्या हॉबीज है? चर्चों में मैं बताया ना आपको, सिंगिंग भी करता था, रैप तो मैंने आपको भी, आपने मेरा रैप सुन लिया। थोड़े बहुत गेम्स भी खेलते थे उस समय, हॉकी वगैरह भी मैंने खेली है, क्रिकेट तो अब कॉमन है, वो तो सब खेलते ही हैं। और मुझे आज भी कहीं ना कहीं एक दबी सी इच्छा है कि मैं अब पढ़ता भी हूँ, तैयारी भी मैंने पिछले बार पीएससी की तैयारी भी की थी, और तैयारी करने के बाद भी मैंने अपने एग्ज़ाम को छोड़ दिया जनता की सेवा के लिए। मुझे आखिरी दिन, पेपर के एक दिन पहले ये लगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर लोगों को मेरे से उम्मीद आ गई है, अब मैं इधर। तो अगर ऐसा नहीं भी हो तो इंटरनली मेरी वो भी तैयारी है, और अगर राजनीति में मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं कोशिश करूँगा एक बार और कि मैं वहाँ तक पीएससी वगैरह अपना क्लियर कर सकूँ। जी, राजनीति में जब आप जुड़े तो किन-किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? राजनीति में जब हम जुड़े मैडम, तो मेरे पास बाइक हुआ करती थी। सबसे पहले तो लोगों से सुनता था, घर वाले भी बोलते थे और लोग भी बोलते थे, राजनीति मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों के लिए नहीं है। इसके लिए खानदान चाहिए, एक बैकग्राउंड चाहिए, और आपके मतलब नेता नगरी वाले आप परिवार के होने चाहिए हो। तो मेरे परिवार में तो ऐसा कोई नहीं है। तो बहुत सारी परेशानियों का सामना पड़ा। जब मैं पहली बार जिला उपाध्यक्ष बना, मैं पहली बार जिला उपाध्यक्ष बना था जोगी कांग्रेस से, तो किसी व्यक्ति को विशेष को मेरे से ऊपर पद इसलिए दिया गया क्योंकि यार वो सक्षम है तेरे ज़्यादा। मेरे पास बाइक हुआ करती थी और मैं बाइक में आता था, बाकी लोग कार में आते थे अपने, और लोगों को जोड़ा था। इस एक ऐसा भी समय था उस समय कि मैं बाइक में आता था और मैंने अपने से नीचे वालों को पद दिया था, अपने से नीचे उन लोग कार में आते थे। तो सबसे पहले तो ये, क्योंकि आज के डेट में दिखावे की दुनिया है, लोगों को शर्म आती, पर मेरा टारगेट जनता की सेवा था। ना कि गाड़ी में घूमना, ना कि अच्छे कपड़े पहनना, ना कि महंगे फोन्स रखना। आजकल एक नया ट्रेंड भी है, अगर पॉलिटिशियन है आप तो आईफोन एकदम कंपलसरी कि आप आईफोन रखेंगे, हम देखते होंगे। तो दिखावे का कोई शौक नहीं था, काम होना चाहिए। काम होते गया, धीरे धीरे बढ़ते गया, आज यहाँ पहुँचा हूँ। ऊपर वाले के करम से आज मेरे पास 4 व्हीलर है, और वो नई भी थी तब मैंने, जब मेरे को लोग बोलते थे कैसे करेगा, मतलब कि मैं वो प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता हूँ जिसको देख के लोगों की 4 व्हीलर्स रुक जाए। तो आपने सेवा की बात की, तो सेवा करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास पैसे का माध्यम क्या था उस मैं टाइम? बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करता था। मैं खदान चलाता था यहाँ पे पीछे, मुरुम की खदान चलती थी सर, आगे गांव है जराही और तुमड़ी लगा करके, वहाँ मैंने खदान लिया था। वो लाइन से फिर धीरे से हटने ऐसा हुआ कि चुनाव करीब था, तो मैंने अपने रैप वगैरह लिखने भी छोड़ दिया, लैप आगे कोशिश नहीं किया। कभी कभी मैं शौक से अपना केशियो और पियानो भी बजाता हूँ, तो ज़्यादा समय उसको नहीं दे पाया क्योंकि मेरा टारगेट था, क्या होता है ये अर्जुन का क्या होता है, मछली की आंख, और आजू बाजू उसको जब दिखाई नहीं देता तब वो घूमती हुई
मछली नहीं आऊंगा, तब मैंने बाकी सब चीज़ों को एक तरफ छोड़ दिया, सिर्फ राजनीति करना है, सिर्फ सेवा बनना है। बीच में मेरे पास प्रेस का भी आ गया था, मेरे को यहाँ ब्यूरो चीफ बनाया गया था राजनांदगांव का, पर उसको भी मैंने साइड कर दिया। नहीं यार, मेरे को राजनीति करना है, मेरे को जनता की सेवा करना है, उनके लिए रोज लड़ूंगा, रोज लड़ूंगा। आज लोग मुझे बोलते हैं कब तक नारा लगाएगा, कब तक रहेगा। मुझे कई धमकियां भी मिली, मर्डर हो जाएगा, गाड़ी से कुचल देंगे। मैंने फिर भी अपनी जगह में अडिग रहा, इसलिए आज लोगों का विश्वास मेरे ऊपर है और आज भी मैं कर रहा हूँ। जी, आप भी ये युवा थे, इतनी मेहनत किए और राजनीति में जुड़े, अभी भी मेहनत कर रहे हैं, तो आज के युवा को क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने तो युवाओं को पहले ही कह दिया आपके चैनल के माध्यम से, सीधा सीधा संदेश, जो आप जो कार्य करें, जो कार्य करें, आप बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा रखें, हर कार्य संभव है। बस ये है कि आपका दृढ़ संकल्प निश्चित होना चाहिए। आपका जो टारगेट है, इम्पोर्टेंट मंजिल नहीं है, इम्पोर्टेंट है रास्ता। और कभी रास्ता सरल होता है, कभी कठिन होता है, और मैटर करता है कि आप उस रास्ते के ऊपर कैसे चलते हो। आपको अगर कॉन्फिडेंस है तो आप आग का दरिया भी, एक मुहावरे के तरह मैं एग्जांपल दूंगा, आप आग का दरिया भी पार कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ जो है शमसुल आलम जी, जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के जो है जिला अध्यक्ष है, जो पढ़े लिखे युवा है और इन्होंने कितनी मेहनत और बहुत परिश्रम के बाद जो है अभी इस स्थान पे है, और राजनीति में जुड़ने के लिए कितनी मेहनत की और घर वाले साथ नहीं दिए, फिर भी अपना लक्ष्य पाने के लिए पूरा मेहनत, कड़ी मेहनत करके आज इस स्थान पर है। जी, आप हमारे चैनल से जुड़े, अपना कीमती वक्त निकाल के हमें अपना समय दिया, धन्यवाद उसके लिए।